न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। कानपुर में बोले सीएम योगी, सपा के समय कट्टे बनते थे, अब बन रहा डिफेंस कॉरिडोर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इसी कानपुर में कट्टे बनते थे। आज कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर का एक नया नोड तैयार हो रहा है। देश के रक्षा उत्पादन के केंद्र के रूप में कानपुर एक नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कभी कानपुर कर्फ्यू के लिए जाना जाता था, आज कानपुर में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसी महीने इसका उद्घाटन होने जा रहा है। अब कानपुर का अपना एयरपोर्ट होगा। लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे एक नई पहचान बना रहा है। कानपुर की कनेक्टिविटी ने कानपुर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में योगदान दिया है। विगत वर्ष ही प्रधानमंत्री के सानिध्य में कानपुर को मेट्रो का उपहार मिला है और मेट्रो के सेकेंड फेज का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। उसका लोकार्पण कार्यक्रम भी जल्द होने वाला है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इसी कानपुर में कट्टे बनते थे। आज कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर का एक नया नोड तैयार हो रहा है। देश के रक्षा उत्पादन के केंद्र के रूप में कानपुर एक नई पहचान बना रहा है। ये है नया कानपुर। उन्होंने कानपुर की जनता से निकाय चुनाव में भाजपा का बोर्ड गठित करने में मदद की अपील की। सीएम योगी ने कानपुर वासियों से भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते हुए कहा कि जो लोग कानपुर के कर्फ्यू के लिए जिम्मेदार थे, दंगे के लिए जिम्मेदार थे, कानपुर में भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के जिम्मेदार है, वो लोग आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनकर आपके सामने आए हैं। मातृशक्ति के विषय में उनकी कैसी टिप्पणियां होती हैं, रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ के लिए उनकी टिप्पणियां क्या होती हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए कानपुर के नगर वासियों से अपील करता हूं कि उनके अपने इस मेट्रो सिटी को फिर से बुनियादी सुविधाओं से और बेहतर करने के लिए डबल इंजन सरकार के साथ एक ट्रिपल इंजन का बोर्ड बनना चाहिए। भाजपा का बोर्ड बनेगा तो इन सुविधाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नगर निकाय चुनाव आपके सामने एक माध्यम है। यहाँ न केवल नगर निकाय महापौर को बल्कि सभी वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाकर एक बेहतरीन और फुल मेजोरिटी का बोर्ड बने हैं हम सबकी प्राथमिकता है। ये चुनाव व्यक्तिगत राग द्वेष का चुनाव नहीं है, व्यक्तिगत टिप्पणी करने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव अपनी सिटी को स्मार्ट सिटी, सेफ सिटी और बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने का चुनाव है। नागरिकों को अच्छी सड़कें मिले, स्ट्रीट लाइट मिले, जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, हर घर शुद्ध पेयजल की सुविधा हो, कहीं भी सीवर लीक ना हो, नगरीय जीवन में कहीं कोई असुविधा ना हो। ये सभी कार्य हमें आगे बढ़ाने हैं। कोई भी बोर्ड तभी अच्छा काम कर सकता है जब केंद्र और राज्य सरकार की मदद मिल रही हो, अन्यथा अकेले नगर निगम बोर्ड कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हो सकता। इससे पहले अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कानपुर को पनकी वाले हनुमान मंदिर के साथ ही मां गंगा का सानिध्य हमेशा ही मिलता रहा है। कभी कानपुर की पहचान देश के टेक्सटाइल हब के साथ ही देश के सबसे बड़े औद्योगिक नगरों के रूप में थी। पिछले सरकारों ने कानपुर की जो उपेक्षा की वो आपसे छुपी नहीं है। मां गंगा जो हम सबकी आस्था है, हमारी अस्मिता है, हम उस सबकी पहचान है। पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण अकेले सीसामऊ में 14 करोड़ लीटर सीवर मां गंगा में गिरा। उसके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास हुआ था। जब नमामि गंगे परियोजना का कार्य आरंभ हुआ और पीएम मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के अभियान को आगे बढ़ाया गया, उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2 वर्ष तक सपा ने कोई कार्य नहीं किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। द केरला स्टोरी
केरल एचसी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करना, 15 मई को होगी सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय मंगलवार को फिल्म द केरल स्टोरी पर रोक लगाने के केरल उच्च न्यायालय के इनकार के खिलाफ दायर याचिका पर 15 मई को सुनवाई करने पर सहमत हो गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। इसके बाद खंडपीठ मामले की सुनवाई अगले सोमवार को करने के लिए सहमत हुई। याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 5 मई के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया था कि फिल्म में इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। इस बीच यह पता चला है कि फिल्म के निर्माताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म पर प्रतिबंध लगाने और तमिलनाडु के सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज नहीं करने के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया कि यह कलात्मक स्वतंत्रता के खिलाफ है। फिल्म के रिलीज के दिन केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाओं को पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि केरल जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में इस फिल्म के कारण कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। अदालत ने कहा, अगर फिल्म को केरल में प्रदर्शित किया जाता है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। टीजर और फिल्म के पूर्वावलोकन की जांच करने पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो किसी भी धर्म के खिलाफ हो। इसमें आईएस का संदर्भ है। देश में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जो आईएस को संदर्भित करती है। अदालत यह समझने में असफल है कि यह फिल्म समाज के खिलाफ कैसे होगी, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने भी प्रमाणीकरण दिया है। फिल्म का आधार प्रकृति में काल्पनिक है और जब अतीत में काल्पनिक विषयों को मंजूरी दे दी गई है तो कोई इस फिल्म की स्क्रीनिंग को कैसे रोक सकता है। सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित और सुदीप्त सेन द्वारा निर्देशित फिल्म शुक्रवार को देश भर में रिलीज हुई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने मौन काल के उल्लंघन के लिए पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ आदर्श आचार संहिता एमसीसी के उल्लंघन की शिकायत की। आयोग को 8 पन्नों की शिकायत में कांग्रेस महासचिव और राज्य इकाई के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, हम आपको एमसीसी के साथ प्रावधानों के बेशर्म और घोर उल्लंघन पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए बड़ी तत्परता से लिखते हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अन्य नेताओं द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन किया गया। सुरजेवाला ने कहा कि सोमवार को रात 11 बजे के बाद मोदी ने एक वीडियो संदेश के जरिए जनता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कर्नाटक के मतदाताओं से भाजपा और चुनाव में खड़े उसके सभी उम्मीदवारों की ओर से अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन का वीडियो लिंक संलग्न करते हुए कहा, उचित सम्मान के साथ न तो प्रधानमंत्री और न ही यह आयोग कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत सोमवार शाम 6 बजे से लागू होने वाले मौन काल से इनकार कर सकता है। कांग्रेस नेता जो खुद 2 महीने से अधिक समय तक दक्षिणी राज्य में डेरा डाले हुए थे, उन्होंने कहा, वास्तव में इस आयोग का ध्यान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के लाइव साक्षात्कारों पर भी लाया जा सकता है, जो साइलेंस पीरियड की घोषणा के बाद समाचार चैनल पर प्रसारित किए गए थे। इन साक्षात्कारों में इन नेताओं ने कर्नाटक चुनाव और उनके संबंधित उम्मीदवारों के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने आयोग के पास साइलेंस पीरियड की घोषणा के बाद समाचार चैनलों पर आयोजित किए जा रहे लाइव साक्षात्कारों की वीडियो रिकॉर्डिंग की एक प्रति भी प्रस्तुत की। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।
नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।